वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है डॉक्टर उस्मान वड़ाई साहब से। डॉक्टर उस्मान साहब ऑलरेडी बात कर रहे हैं पीएचडी क्या है, पीएचडी किसको करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, और उस पर बात की हमने। आपकी जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, लाइक आपकी जो डेटा विजुअलाइजेशन है, डेटा एनालिटिक्स है, इस पर हम बात करेंगे। फिर उन्होंने पाइथन, एसक्यूएल, आर मैथडोलॉजी पे बात की, बड़ी डिटेल्ड बात की। आप उनको सुन भी सकते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो में। अभी हम इनसे बात करेंगे कि जो जर्नल्स हैं वो क्या होते हैं, जर्नल्स की कैटेगरी क्या होती है, पब्लिकेशंस कैसे होती है, एक पीएचडी जो तालिब इल्म है उसको क्यों करनी चाहिए पब्लिकेशंस, और पब्लिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और पब्लिकेशन करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और उनकी खुद की भी बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, और 2-3 के टाइटल्स को हम पिक करेंगे, इनसे पूछेंगे आपने कैसे किया, क्यों किया, और इसका फ़ायदा आपको और आपके बिजनेस को कैसे हुआ। इस तरह की हम बात करेंगे। बड़ा साहब, सबसे पहले बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय द पीएचडी जर्नल्स? ये जो जर्नल जिसमें हम अपनी साइटेशंस या अपने आर्टिकल्स या अपने रिसर्च पब्लिश करते हैं, उनके अंदर ये XYWZ ये क्या कैटेगरी होती है और क्यों बनती है ये कैटेगरी? ओवर टू यू सर। बेसिकली एक रूल है, पब्लिश और पैरिश, राइट। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने सुना होगा जंगल में नाचा मोर किसने देखे, वही कंसेप्ट है। अगर आपने एक रिसर्च कंडक्ट की है, दुनिया को बताएं ये फाइंडिंग आई है, अब दुनिया को पता कैसे चलेगा जब तक आप पब्लिश नहीं करेंगे। तो बेसिकली इसमें एक मॉडल समझ लें कि जो आम लोग हैं उनके लिए न्यूज़पेपर, जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए रिसर्च जर्नल्स हैं, राइट। नॉर्मली मैंने ऐसे लोगों से कहते हुए सुना है कि भाई सिंपल लैंग्वेज में लिखो ताकि लोगों को समझ में आए। रिसर्च जर्नल आम लोगों के लिए है ही नहीं। रिसर्च जर्नल सिर्फ रिसर्चर्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए है जो अपडेटेड रहना चाहते हैं। सही। रिसर्च जर्नल्स में आर्टिकल्स और एक बुक में डिफरेंस क्या है? बुक बेसिकली 3 या 5 साल के बाद एक न्यू एडिशन आएगा, 5 साल की इंफॉर्मेशन को जमा करते हैं, तो बुक 3-5 साल पीछे चल रही है। मुझे ये जानना है 4 दिन पहले क्या हुआ, 5 दिन पहले क्या हुआ, 1 महीने पहले क्या हुआ। तो आप नोट करें, जितने भी लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं वो फिर रिसर्च जर्नल्स पे जाते हैं। रिसर्च जर्नल की लैंग्वेज सिर्फ एक रिसर्चर ही समझ सकता है, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज हुई है वो एक आम आदमी को समझ ही ना है। तो आम आदमी के लिए न्यूज़पेपर आर्टिकल है, रिसर्चर के लिए जर्नल आर्टिकल। बिल्कुल सही। समझते हैं रिसर्च जर्नल है क्या? यस। बेसिकली आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ है ये मैटर नहीं करता, कहाँ पब्लिश हुआ है ये मैटर करता है। मिसाल के तौर पे आपने किया मास्टर्स, ये मैटर नहीं कर रहा कहाँ से किया, इट मैटर्स अ लॉट। ये आपने मास्टर किया किसी XYZ यूनिवर्सिटी से, आपने मास्टर्स किया हार्वर्ड से, मैटर करता है, इट मैटर्स अ लॉट। आपने लक्स अवार्ड जीता है, राइट। आपने आईफा एकेडमी अवार्ड जीता है, किसी ने नोबल जीता है, बात ही इक्विवेलेंट है। अब एक शख्स कहता है मैंने 2 लक्स अवार्ड जीते हैं, दूसरा आदमी कहता है मेरे पास नोबल, इक्विवेलेंट तो नहीं। मैं कह रहा हूँ कि नोबल में नॉमिनेट भी हो ना, वो 2 लक्स अवार्ड से बड़ा, यही कंसेप्ट है। तो जर्नल्स में बेसिकली एक है HEC रिकग्नाइज्ड जर्नल, एक है अनरिकग्नाइज्ड जर्नल। आपकी पब्लिकेशन तब काउंट होगी जब वो HEC रिकग्नाइज होगा। बिल्कुल से मोर देन 50% जर्नल तो HEC रिकग्नाइज ही नहीं है। अब हमारे यहाँ लोगों के पास एजुकेशन नहीं है तो वो अपना आर्टिकल वेस्ट कर लेते हैं। आर्टिकल कैसे वेस्ट करते हैं? आपने एक आर्टिकल पब्लिश किया और आपने एक जर्नल में पब्लिश करवा दिया, अब आप खुश हैं मेरा जर्नल में आर्टिकल पब्लिश हो गया, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे और यूनिवर्सिटी आपकी CV को एवेलुएट कर रही होगी तो वो उस आर्टिकल को काउंट ही नहीं करेगी। क्यों नहीं काउंट करेगी? क्योंकि वो अच्छी से रिकग्नाइज नहीं है, रिकग्नाइज। अब हमारे यहाँ क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चेक कैसे करना है कि ये अच्छी से रिकग्नाइज है। इसकी वेबसाइट कौन सी है, इसकी लिस्ट कहाँ पे अवेलेबल होती है, पता कैसे चलेगा कौन अच्छी से रिकग्नाइज है, कौन अच्छी से रिकग्नाइज नहीं है। कुछ साल पहले मोर देन 90% जर्नल पाकिस्तान से निकल गए थे, वो अच्छी से रिकग्नाइज नहीं थे। तो 100 में से 90 जर्नल तो अच्छी से रिकग्नाइज ही नहीं है। इसका मतलब ये है आप वहाँ पब्लिश करवाएं, पब्लिश ना करवाएं, काउंट ही नहीं होगा। तो हमारे यहाँ अगर 100 आर्टिकल्स हो रहे हैं, उसमें से आप समझ लें कि 40-50 लोग पब्लिश नहीं करवाते हैं, कोई पब्लिश और पैरिश का कंसेप्ट। बाकी 50 जो पब्लिश करवा रहे हैं उसमें से 30-35 ऐसे हैं जो इस बात का ख्याल ही नहीं रख रहे कि वो अच्छी से रिकग्नाइज है या अच्छी से रिकग्नाइज नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ में आपका आर्टिकल तब काउंट होगा जब वो अच्छी से रिकग्नाइज होगा, राइट। एक तो ये बात समझ में, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपसे कहा था यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डेजिग्नेशन है, असिस्टेंट है, एसोसिएट है, प्रोफेसर है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो आपके मिनिमम 10 पब्लिकेशन होने चाहिए HEC रिकग्नाइज में। और वो जो कैटेगरी बात कर रहे हैं मैं उसको बात HEC रिकग्नाइज में 10 पब्लिकेशन होने चाहिए। प्रोफेसर बनना है तो आपकी 15 पब्लिकेशन होनी चाहिए HEC रिकग्नाइज में। अब बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ, उनकी 15 पब्लिकेशन थी पर HEC रिकग्नाइज में सिर्फ 1 थी, तो प्रमोशन नहीं मिला। उन्हें पता भी नहीं था कि जिन जर्नल्स में वो जा रहे हैं वो HEC रिकग्नाइज नहीं है। अब तो माशाल्लाह बहुत बेहतरी आ चुकी है। अब तो जो स्टूडेंट पढ़ भी रहा होता है उसको भी पढ़ाया जाता है कि क्या HEC रिकग्नाइज होता है। ये मैं 2010, 11, 12 की बात कर रहा था कि बहुत सारी फैकल्टी को जब इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी
क्योंकि एक आर्टिकल जब पब्लिश हो गया वो दोबारा पब्लिश नहीं हो सकता, वो वेस्ट हो गया। क्योंकि अनरिकॉग्नाइज्ड में मैंने पब्लिश किया और वहाँ से निकाला मैंने और मैं उसको फिर अच्छे से नहीं कर ही, ऐसा कैसे हो सकता? क्योंकि प्लेजरिज्म में आ जाएगा। जब दूसरा आदमी चेक करेगा वो कहेगा ये ऑलरेडी पब्लिश है। माय वर्ड्स। तो एक आर्टिकल एक दफ़ा कहीं पब्लिश हो गया तो दोबारा कहीं पब्लिश नहीं हो सकता। अच्छा, रिसर्च एथिक्स के मुताबिक अगर आपने एक आर्टिकल किसी जर्नल को भेजा एवेल्यूशन के लिए, चाहे वो 1 साल का टाइम ले चाहे 1.5 साल का टाइम ले, आप किसी और जर्नल को भेज नहीं सकते। 1.5 साल प्रोसेस चलता है। और इमेजिन करें 1.5 साल के बाद वो आपको रिजेक्ट कर दे तो आपकी रिसर्च 1.5 साल पुरानी हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए अब WXYZ कैटेगरी में आते हैं। पहले तो हमने ये समझ लिया एक जर्नल अच्छी से रिकनाइज होगा, दूसरा रिकनाइज नहीं होगा। इसे एक और एग्जांपल समझ लें। एक यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छी से रिकनाइज नहीं है, आप वहाँ से मास्टर्स कर लें तो मास्टर्स अकाउंट कोई फायदा नहीं होगा इसका। आपका मास्टर्स अकाउंट नहीं होगा ना। एक यूनिवर्सिटी है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरा लेकिन अच्छी से रिकनाइज नाइस है, तो वहाँ से मास्टर बिल्कुल मास्टर अकाउंट। एग्जैक्ट वही केस है। तो जो जर्नल अच्छी से रिकनाइज है वहाँ पे आर्टिकल काउंट होगा, जो जर्नल अच्छी से रिकनाइज नहीं है वो काउंट नहीं होगा। एक तो ये बात समझ। राइट। अब माने 5 जर्नल है ABCD, 5 अच्छी से रिकनाइज है, बिल्कुल सही, उनमें भी कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। बिल्कुल सही। जो HEC ने क्या किया उसकी 4 कैटेगरीज बना दी। बिल्कुल सही। W कैटेगरी, X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी। बिल्कुल। तो HEC ने डिफाइन करना शुरू कर दिया, ये W कैटेगरी के जर्नल, ये X कैटेगरी के जर्नल, ये Y के जर्नल और ये Z के जर्नल। राइट राइट। 2-3 साल पहले उन्होंने Z कैटेगरी खत्म कर दी है। मतलब इन कैटेगरीज तो डिफाइन हो गया, गुड और बैड। उसी पे आ जाता हूँ। अब पहले तो एक वेबसाइट समझ लें, एक वेबसाइट है HJRS। HJRS वो बेसिकली एक पोर्टल है जहाँ पे जाके हम किसी भी जर्नल का नाम डालते हैं तो वो बता देता है किस कैटेगरी में आता है। वहाँ पे एक स्कोर है JPI, जनरल प्रेस्टीज इंडेक्स। 0 to 100 की रेंज है। तो वो जर्नल को एवेल्युएट करते हैं, उसको स्कोर देते हैं। मैं आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बता देता हूँ। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, अगर 42 से लो उसका स्कोर है तो वो Y कैटेगरी में काउंट होगा। बिल्कुल सही है। अगर 22 से लो है फिर तो उसकी कैटेगरी नहीं है। सही है। 22 से 42 तक है तो Y कैटेगरी, 42 नहीं सॉरी 0 से 22 तक Y कैटेगरी है, 22 से 44-45 तक X कैटेगरी है, 44 के बाद वो हो जाता है W कैटेगरी। क्योंकि अगर अच्छी से रिकनाइज है तो Y, X, Z, W कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा। तो अगर वो अच्छी से रिकनाइज है तो आप देखते हैं X में है, Y में है या W में है। बिल्कुल सही। अब माने 3 जर्नल है जो W कैटेगरी में, तीनों का 45 से ज़्यादा है। अब इन तीनों में सबसे बेहतर कौन सा है? जिसका JPI ज़्यादा होगा। JPI ज़्यादा होगा। जिसका 95 JPI है वो बेहतर है 80 वाले से। बिल्कुल। दोनों है तो तीनों है तो W कैटेगरी। हाँ। तो हम JPI मेजर करते हैं। ठीक है। अब आते हैं इसकी डिटेल में जाते हैं। माने आप इंग्लैंड शिफ्ट होना चाह रहे हैं, इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी में जॉब लेना चाह रहे हैं, तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं हम ABDC को कंसिडर करेंगे। ABDC एक बॉडी है, वो रिकनाइज करती है किस जर्नल को रिकनाइज करना है। उनके अपने क्राइटेरियाज है, A कैटेगरी, B कैटेगरी। इस तरह आपने UK जाना है, उनका ABS है, इम्पैक्ट फैक्टर। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ है जर्नल्स की। जिस तरह आप सर्टिफिकेशंस लेते हैं ना, सर्टिफिकेशन लेने का क्या मतलब है? आप कहते हैं मेरे भाई ये सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब है कि मैं क्वालिटी को मेंटेन कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया है तो लोग ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर। एग्जैक्ट वही मॉडल है। जर्नल जब भी इशू होता है वो डिफरेंट बॉडी से अपनी एक्रीडेशन लेता है। वो HEC से भी लेता है, इंटरनेशनल बॉडी से भी लेता है। हर यूनिवर्सिटी की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पर IBA जाएंगे तो IBA कहेगा हमें ABDC कैटेगरी वाले जर्नल्स में पब्लिकेशन चाहिए। बिल्कुल सही। अगर आपकी ABDC कैटेगरी में नहीं है, आपके किसी और जर्नल्स में, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने IBA में अप्लाई किया, वो कहता है मैं एक ऐसा बंदा चाहिए जिसके 5 आर्टिकल हो। अब आप उससे पूछेंगे 5 आर्टिकल HEC कैटेगरी में, HEC रिकनाइज में, हो सकता है वो आपसे कहें हाँ लेकिन 500 के 500 W में हो सकता है वो आपसे कहें कि हम HEC कैटेगरी को कंसीडर नहीं कर रहे, हम ABDC का फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। कोई कहेगा नहीं हम स्कूपर्स को कंसीडर कर रहे हैं। अब इसकी बहुत डिटेल है। अब स्कूपर्स में जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है। जैसे HEC में ना WXY, इस तरह हर कैटेगरी में लेवल्स होते हैं। स्कूपर्स का नाम सुना होगा आपने? मैंने कभी नहीं सुना, सॉरी। स्कूपर्स एक इंडेक्स बॉडी है, जर्नल्स को लोग कहते हैं स्कूपर्स इंडेक्स होना चाहिए, एक इंटरनेशनल बॉडी है। अब आपका भी स्कूपर्स में आर्टिकल पब्लिश हो गया, मेरा भी पब्लिश हो गया। मेरा Q1 में हुआ, आपका Q2 में हुआ, तो मेरा आर्टिकल ज़्यादा बेहतर है। ओके। तो पहले तो स्कूपर्स में करवाना अपने आप में एक बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। फिर उसमें कैटेगरी देखी, फिर उसमें कैटेगरी देखी। अब बस आसान ज़बान में ये समझ लें कि पाकिस्तान के जितने भी जर्नल्स हैं जो HEC के नाइज है, उनकी कैटेगरीज बना दी गई हैं। राइट। फिर यूनिवर्सिटी ने इसके रिवॉर्ड रखे होते हैं। जैसे आपने W कैटेगरी में आर्टिकल पब्लिश कर दिया और आप उस यूनिवर्सिटी में फैकल्टी मेंबर है तो आपको 1.5 लाख रुपये रिवॉर्ड मिलेगा। सीरियसली यार, कमाल। अब सवाल है क्यों मिलेगा, ये भी समझते हैं। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इस पर डिपेंड करती है। जब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैलकुलेट की जाती है तो देखा जाता है उनकी फैकल्टी ने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए W कैटेगरी में, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए X में, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए Y में। एक और बड़े मज़े की बात समझाता हूँ। माने आप बहुत अच्छे रिसर्चर हो, आपको आर्टिकल पब्लिश करना आता है, टीचर इतने अच्छे नहीं हैं। और माने मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ,
पर रिसर्च नहीं आती। यूनिवर्सिटी आपको पर्पज़ जानते क्यों कर रही है? यूनिवर्सिटी कहेगी एक काम करते हैं, चलें दोनों को रखते हैं, इससे पढ़वा लेंगे और इससे कहेंगे तुमने रिसर्च कराएंगे, ताकि अब आपने साल में 3-4 पब्लिकेशंस भी कर ली तो आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे। आप अगर 5th रैंक से 2nd रैंक पे भी आ गए तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो 2nd टॉप यूनिवर्सिटी है वो हमारी यूनिवर्सिटी है। ये तो फिर यूनिवर्सिटीज़ की टॉप मैनेजमेंट क्या ढूंढ रही होती है? वो यही देख रही होती है जितने भी अच्छे रिसर्चर्स हैं ना उनको अपने साथ कनेक्ट करें। उसकी वजह क्या है? जब वो रिसर्च करेंगे तो अपनी एसोसिएशन शो करेंगे। बिल्कुल सही है, ये बात समझ रहे हैं? अब आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी कि एक पीएचडी एक जगह परमानेंट क्यों होता है। मिसाल के तौर पे जैसे आप सीबीएम में परमानेंट हो गए, अब आपका आर्टिकल पब्लिश हुआ, अब आप 3 जगह विजिटिंग है, ABC माने सलीम हबीब में विजिटिंग है, इकरा में विजिटिंग है, सी। अब आप नाम किसका देंगे? कन्फ्यूजन पैदा होगी। ये बात समझ रहे हैं? हाँ। अब तीनों का नाम तो दे नहीं सकते क्यों, किसी एक यूनिवर्सिटी ने काउंट करवाना है आप। बिल्कुल, ये बात समझ रहे हैं? तो इसलिए यूनिवर्सिटी कहती है आप परमानेंट बने ताकि आपकी जितनी भी पब्लिकेशन है वो सारी हमारे नाम पे हो। दूसरी बात, आप विजिटिंग है ना, आप W कैटेगरी में करेंगे कोई रिवॉर्ड नहीं, क्योंकि आपका आर्टिकल वो काउंट नहीं करवा सकते, क्योंकि आपके एसोसिएशन उनके एडजंक्ट फैकल्टी का करा सकते हैं। फैकल्टी में हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। कुछ लोग एडजंक्ट फैकल्टी को विजिटिंग कहते हैं, ओके, और कुछ में 3 स्टेटस है, परमानेंट है, एडजंक्ट है, विजिटिंग है। एक तो ये बात समझ ली। दूसरा केस, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूनिवर्सिटीज़ में लेवल है लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। प्रमोशन होगा ही नहीं जब तक पब्लिकेशन ना हो। बिल्कुल सही। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई पब्लिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एसोसिएट के लिए 10 पब्लिकेशन रिक्वायर्ड हैं। प्रोफेसर के लिए 15 पब्लिकेशन रिक्वायर्ड हैं। बिल्कुल सही। समझने वाली बात ये, HEC रिकॉग्नाइज में 15 होनी चाहिए। ये उसमें शर्त नहीं है कि कितनी W में, कितनी X में, कितनी Y में। यूनिवर्सिटी अपनी इंटरनल पॉलिसी ये बना सकती है। एब्सोल्युटली यस। यूनिवर्सिटी ये कह सकती है कि मेरी इंटरनल पॉलिसी ये है कि जब तक आपकी एक W कैटेगरी में नहीं होगी हम आपको प्रोफेसर नहीं बनाए। जब तक आपकी 2 W कैटेगरी नहीं होती हम आपको प्रोफेसर नहीं बनाए। बिल्कुल सही। एक तो ये बात। दूसरा केस, जितने टॉप जर्नल्स है W कैटेगरी की, इनकी फीस 3-3, 4-4 लाख रुपए होती है, यूनिवर्सिटी पे कर देती है। अब विजिटिंग फैकल्टी है, उसको क्या पड़ी अपने पॉकेट से 4 लाख पे फीस पे करें? वो कभी नहीं करेगा। परमानेंट को तो ये होता है यूनिवर्सिटी इसलिए पे कर देती है, 1.5 लाख पे रिवॉर्ड भी देती है, 4 लाख पे फीस भी पे करती है, बिकॉज उनको पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स के बेसिस पे अगर रैंकिंग पे आगे बच्चे ज़्यादा आएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि जब मैं 4 लाख पे फीस पे नहीं करूंगा तो फिर मैं रिसर्च करूँ क्यों? फुल कंडक्ट। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सही। तो विजिटिंग जितना भी एक्सपर्ट है वो रिसर्च की साइड पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो कह रहे जब मैं पब्लिश करने पर जाऊँगा तो मुझे क्या नीड है 3-4 लाख पे स्पेंड करने, पहले तो मैं एक पूरा साल लगाऊँ रिसर्च करूँ। ठीक है। दूसरा, ये परमानेंट्स के पास ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो विजिटिंग के पास नहीं है। परमानेंट्स को RS दिए जाते हैं, TS दिए जाते हैं, उनके पास डेटा कलेक्शन के लिए पूरी टीम्स होती हैं। विजिटिंग नहीं कर सकता। फुल टाइम परमानेंट की जॉब होती है तो वही काम कर सकता है। इसमें फिर को ऑथर बन सकता है वो। एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि एक मिस्टर X है, वो CBM में परमानेंट है, आप एक बैंकर है, वो कहता है मैं इस्लामिक फाइनेंस पर रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहा हूँ। इस रिसर्च कंडक्ट करने के लिए 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो टॉपिक पता होना चाहिए, जैसे वो फाइनेंस पे काम कर, उसको फाइनेंस आना चाहिए। दूसरा रिसर्च आना चाहिए। तीसरा स्टैट्स आना चाहिए। ये 3 स्किल्स मिल गई, आपका आर्टिकल हो गया। अब आप मार्केटिंग एक्सपर्ट है लेकिन आपको रिसर्च नहीं आती, स्टैट्स नहीं आती, आप आर्टिकल कर सकते? मैं नहीं कर सकता। तो आप मुझसे कहेंगे मेरे को ऑथर बन जाओ। ओके, यही को ऑथर वाला जो पब्लिकेशन काउंट होती। हाँ, सबकी काउंट होगी। सबकी काउंट होगी। अब आपने मुझे को ऑथर बना लिया, आपने कहा रिसर्च तुम देख लो, स्टैट्स तुम देख लो, मार्केटिंग सब मैं देख लो। 2 मिनट के लिए एज्यूम करते हैं कि मुझे स्टैट्स नहीं आती, हम एक तीसरा को ऑथर ढूंढेंगे ये से जिसको स्टैट्स आती है। मेडिकल में तो 8, 10, 12 को ऑथर होते हैं। हमारे यहाँ बिजनेस में 3, 4 को ऑथर चलते हैं। तो बेसिकली टीम बन जाती है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा इस तरह इसमें ऐड हो सकता है, वो कहे कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्टीज है ना वो मेरे पास है। बिल्कुल सही। जो डेटा आपको चाहिए ना वो डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, जो इनसाइट्स है वो सब कुछ मैं आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल ठीक। तो वो एज अ को ऑथर बन के काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई परमानेंट फैकल्टी में प्राइवेट एसोसिएटेड होगा। इसकी समरी कर लेते हैं। HEC की 4 कैटेगरीज हो गई, W, X, Y, Z। परमानेंट फैकल्टी को रिक्वायरमेंट पड़ेगी पब्लिकेशन करने के लिए, क्योंकि रिसर्च करेंगे तो दुनिया को बताएं तो सही हमने ये रिसर्च की है, अदरवाइज रिसर्च कंडक्ट करने का क्या फ़ायदा था आपका। दूसरा, उनकी प्रमोशन इस बात पर डिपेंड करती है। रिवॉर्ड X कैटेगरी का आई थिंक 80,000 है, Y कैटेगरी का 40,000 है, W कैटेगरी का 1,20,000 है। तो उसमें आप एक और चीज़ भी समझ सकते हैं, जैसे आप विजिटिंग टीच कर रहे हो, आपको एक सेमेस्टर के मिले 50,000 फॉर एग्जाम्पल। तो परमानेंट क्या सोचेगा, मैं एक्स्ट्रा कोर्स नहीं पढ़ा था, 4 महीने बैठ के रिसर्च कर लेता हूँ, उसका बेनिफिट भी समझें। आपने जब कोर्स टीच किया वो तो आपकी CV पे नहीं आया, सिर्फ 50,000 कैश आया। अगर वही चीज़ आप रिसर्च कर लेते, रिसर्च पब्लिश हो जाती तो वो 50,000 भी आ जाता
वो आर्टिकल भी CV पे आ जाता, बिल्कुल आ जाता, वो प्रमोशन में भी बात आ जाती, वो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भी आ जाती, और 1,20,000 में भी आ जाता। हाँ। तो बेसिकली अगर 100 फैकल्टी मेंबर्स है उसमें 98 टीचिंग वाले हैं, वो कहते हैं उसमें तो कंफर्म हो जाएगा, आर्टिकल पता नहीं पब्लिश हो ना हो, हम कंडक्ट कर सकें ना कर सकें, तो 1% या 2% फैकल्टी मेंबर इस तरह के हैं जो कि रिसर्च में इन्वॉल्व है, बाकी 98% टीचिंग में है। जब आप शुरू में मुझसे पूछ रहे थे कि इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में टीच कैसे करते हैं, क्योंकि नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं हम यूनिवर्सिटी में डेमो देते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में होता क्यों नहीं है? तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसा करें कि यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वेस्ट करे आप आए, तो इतना ऐसा क्या करें? तो मैं कहता हूँ रिसर्च आर्टिकल्स करो, अपनी रिसर्च अच्छी करें। अब माने आपकी रिसर्च बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसी यूनिवर्सिटी का XYZ, वो चाहेंगे आप वहाँ पे पढ़ाएं, क्यों? आप कैंपस में जाएंगे तो कोई परमानेंट कहेगा यार फला मॉडल है, आर्टिकल में फंस गया, हेल्प तो करो, हेल्प तो करो। डीन बुलाएंगे, या मेरा PhD का स्टूडेंट है, इसका फला स्टेटिस्टिकल मॉडल, हेल्प तो करें। अब इमेजिन करें, अब आप वहाँ पे टीच नहीं कर रहे, स्पेशल उनकी हेल्प करने आपने जाना था, बिल्कुल सही, नहीं जाते, पहले कभी नहीं जाता। क्यों जाते? आप कहेंगे मैं अपना पेट्रोल वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके, जब आप मुझे पे ही नहीं कर रहे। अब यूनिवर्सिटी क्या करेगी? आपको सैटरडे मिसाल के तौर पर 12 to 3 कोर्स दे दिया, 30 मिनट्स की ब्रेक है, तो आपसे कहेंगे ब्रेक में जो इस तरह के जितने इश्यूज है ना, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी को भी फील होना चाहिए कि आपके आने से उन्हें ज़्यादा बेनिफिट है, आपको कम बेनिफिट। तो जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे आप तमाम PhD स्टूडेंट्स को भी एंटरटेन कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर रिसर्च पब्लिश करना चाह रहा है उसको भी आप एंटरटेन कर, बिल्कुल सही, ये बात समझ रहे हैं? ऐसा ही, बिल्कुल। फिर आपको बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ को सॉरी कहना पड़ता है कि सॉरी इस सेमेस्टर में नहीं आ सकता। हाँ, आपको एक्सक्यूजेस ढूंढने पड़ते हैं ना पढ़ाने के, पढ़ा देंगे कि ये प्रॉब्लम हो गया है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकता। फिर आपको ये पॉलिसी अपनानी पड़ती है कि यार इस सेमेस्टर आपको स्किप कर दूँ, दूसरे को नाराज़ नहीं करना, फिर एक सेमेस्टर आपको स्किप कर दूँ, ऐसे ही। तो और जैसे आप अभी माशाल्लाह से काम कर भी रहे। तो बेसिकली मैं पिछले 14 साल से रिसर्च ही पढ़ा रहा हूँ डिफरेंट। इसमें एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। माने आप मैथ्स के टीचर हैं, हमारे यहाँ मैथ्स में जिसको लीनियर अलजेब्रा आता है वो क्लेम करता है मुझे मैथ्स आता है, शायद यस, ये है, ऐसा है। अब उससे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री कुछ नहीं पता, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन कुछ नहीं पता, उसने लीनियर अलजेब्रा को मैथ्स समझा। मैं समझाऊँ, इसको मैं दीन की एग्जांपल से आसान कर देता हूँ। किसी ने कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ ली, उसको लगता है मुझे दीन आ गया, लेकिन जो 10वीं निज़ामी करता है उसको पता है 18 उलूम आने चाहिए, सर्फ अलग है, नाहफ अलग है, असूल हदीस अलग है, असूल फ़िक़्ह अलग है, 18 साल लगाएंगे तो जाके हमें समझ में आएगा। चलो मैं मार्केटिंग एग्जांपल ईजी कर देता हूँ। एक इंजीनियर MBA करने आता है, उससे लगता है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ूंगा मुझे मार्केटिंग आ जाएगी। बिल्कुल सही। अब आप मार्केटिंग के मेजर से हाँ। आप कहेंगे भाई साहब 14 कोर्सेज है, हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर अलग है, डिजिटल मार्केटिंग अलग है, ब्रांडिंग अलग है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, तुम्हारा MMB आएगा, ठीक है। 12 से 14 कोर्सेज मार्केटिंग के करोगे तो तुम्हें थोड़ी बहुत मार्केटिंग समझ में आएगी। यही मतलब लोगों को रिसर्च में समझ में नहीं आ रहा। रिसर्च के 10 से 12 कोर्सेज है, ये समझिएगा। एक बंदा रिसर्च मैथड का कोर्स पढ़ लेगा तो उससे रिसर्च नहीं आएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मेरा प्लस पॉइंट ये है मुझे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज दिए हुए रिसर्च रिलेटेड। मिसाल के तौर पे एक जगह रिसर्च राइटिंग रिपोर्ट, एक जगह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक जगह क्वालिटेटिव रिसर्च, एक जगह क्वांटिटेटिव रिसर्च, समझ रहे हैं? तो वो रिसर्च के कोर्सेज दिए, रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज है। तो आपको 12 से 14 कोर्सेज आने चाहिए तो आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोगों को लगता है रिसर्च मैथड का कोर्स पढ़ लेंगे रिसर्च आ जाएगी, वो बिजनेस रिसर्च मैथड पढ़ रहे हैं। अब बेसिकली जैसे मैं PhD में पढ़ा रहा हूँ सलीम हबीब के अंदर फार्मेसी में, उनकी रिसर्च बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, साइकोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में बिल्कुल डिफरेंट है। CBM में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में PhD में पढ़ा रहा हूँ तो उनका बिजनेस रिसर्च मैथड है। अच्छा, यही चीज़ मैं जब बैरिया में इस्लामिक स्टडीज़ में पढ़ाता हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट है। आगा खान के अंदर करते हैं तो वहाँ पे प्योर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक होता है रिसर्च मैथड का कोर्स, एक होता है रिसर्च रिलेटेड कोर्सेज। तो आप समझ लें 12 से 14 कोर्सेज पे आपकी ग्रिप होगी तो आप इंडिपेंडेंट तौर पे रिसर्च कर सकते हैं। अदरवाइज आपको को ऑथर चाहिए, को ऑथर चाहिए होगा। एक्सीलेंट है उस्मान वड़ाई साहब, बहुत ज़बरदस्त। सच बताएं, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि ये एक पॉडकास्ट है, आपसे मल्टीपल पॉडकास्ट हो सकते हैं। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि हमारा टाइम अप हो गया, लेकिन उनकी वजह से टाइम अप हुआ है, लेकिन अभी इल्म का टाइम अप नहीं हुआ। एक्सीलेंट शो सर, बहुत ज़बरदस्त। PhD क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, आर्टिकल्स जो है ना वो कैसे लिखे जाते हैं, पब्लिकेशन कैसे होती है, जर्नल्स की कैटेगरीज क्या होती हैं, और आप लोगों को क्या हेल्प करते हैं, और PhD क्यों करनी चाहिए, बेसिकली उसका इंसेंटिवाइजेशन क्या होता है, आपने उस पर बात की। एक्सीलेंट शो। अभी आपके बहुत सारे ऐसे पब्लिकेशंस हैं जिस पर हमने आज बात नहीं की, दोबारा आपको ज़रूर दावत देंगे। एक आखिरी मैसेज PhD एस्पायरेंट्स के लिए, ताकि आपसे कुछ सीख सके, देन हम प्रोग्राम को ख़त्म करें। देखें, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अगर आपकी पर्पज़ ये है कि हम पैसे कमाएं, बहुत बुरी फील्ड है। रिस्पेक्ट कमानी है फिर आ सकते हैं। अब जैसे बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में होता है मैनेजमेंट के साथ थोड़ी बहुत बात ऊपर नीचे हो जाती है, तो मैं उनसे यही बात डिस्कस करता हूँ, हम सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए आ रहे हैं, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
पैसे अर्न करने होते, ए लेवल्स की फील्ड बहुत अच्छी थी, ओ लेवल की फील्ड बहुत अच्छी थी। ए लेवल में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं मास्टर जो मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, कहीं कहीं बैचेस को चला रहे हैं। तो मैं जब भी किसी काउंसलिंग करता हूँ, मैं पहले उसका पर्पस पूछता हूँ, पर्पस बताओ। वो कहता था पैसे कमाना। मैं कहता हूँ बहुत बुरी फील्ड है। 23-24 तक BBA करोगे, MBA करोगे, MPhil करोगे, PhD करोगे, डॉक्टर पे तो फिर 32-33 में फ्री हो जाता है। वो आउट जॉब करता है, 4 साल रेजिडेंसी करता है, FCBS पार्ट 1 पार्ट 2 करता है, डन। 34-35 तक तुम्हारी एजुकेशन चलेगी, उसके बाद तुम्हें 120-150 की जॉब मिल रही है। तो अगर पैसा कमाना पर्पज़ है फिर तो बहुत बुरी फील्ड है उनका। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करना है, जैसे मैंने इससे पहले डिस्कस किया कि आपको कुछ इंटेलेक्चुअल लोग चाहिए एज अ स्टूडेंट जिनके साथ कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकें, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास PhD की क्लास होनी चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास खुद PhD का थीसिस होना चाहिए। तो अगर आपको रिसर्च का शौक़ है, न्यू थ्योरीज डेवलप करने का शौक़ है, तो फिर तो ये फील्ड आपके लिए अच्छी है। और अगर आपको लगता है कि पैसे कमाने हैं, फिर ये बहुत बुरी इन्वेस्टमेंट है। 35 ईयर्स की एजुकेशन और आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करने जाएंगे, कम से कम 2-2.5 करोड़ लगेगा। बिल्कुल। आप UK USA किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से PhD करेंगे, आपको इतना पैसा 2 से 2.5 करोड़ पे मिनिमम लगेगा। तो 2 से 2.5 करोड़ की आप ROI भी कैलकुलेट करने पे बैठे हैं। हाँ। 40-50 साल लग जाए आपका सारा पैसा रिकवर ना हो आपका। और फाइनेंस में आप पढ़ाते कि 5 साल में इन्वेस्टमेंट वापस आनी चाहिए। इनमें बिल्कुल ऐसे ही है। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको, जिसमें 5 ईयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट 20% आ जाए, ये तो 40 ईयर्स में नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो पहुंच भी नहीं पाए, उसके खुद क्या 40 ईयर्स में इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आप PhD में आप लेक्चरर है, माने आपकी सैलरी 100 रुपीज़, समझाने के लिए कह रहा हूँ। PhD के बाद 140 हो गई, तो एक्स्ट्रा तो 40 हुए ना। तो मैं 140 को काउंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उस 40 को काउंट कर रहा हूँ। तो आपने जो 2 करोड़ पे इन्वेस्ट किए थे, उस एक्स्ट्रा 40 के लिए किए थे। उस एक्स्ट्रा 40 से आपको 40 ईयर्स लग जाएंगे सिर्फ वो रिकवर करने के लिए। आप अपना ब्रेक इवन क्रॉस में कि आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हैं जो लेक्चर नहीं जा सकता। तो वही दोनों के पर्पस डिफरेंट है। आप चाहते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करूँ, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करूँ, तो वो बिना PhD के आप नहीं कर सकते हैं। उसमें भी मैं रिपीट कर दूँ, आपका रिसर्च करियर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर 100 लोगों ने PhD की है तो इसमें से आप समझ लें कि बहुत कम है जो रिसर्च में एक्टिव है। बिल्कुल सही। बाकी लोग अपनी फील्ड जो मार्केटिंग है, PhD को मार्केटिंग की बहुत नॉलेज है, रिसर्च की नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही। फाइनेंस के PhD को फाइनेंस की नॉलेज है। हमारे एज्यूम कर लिया जाता है PhD है तो उसको जरूर रिसर्च आती होगी। हाँ, बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसको सिर्फ वही मॉडल पता है जो उसके PhD में यूज़ हुआ है। अब आप मार्केटिंग में PhD कर रहे हैं और आपका मॉडल है क्लस्टर एनालिसिस। मैंने एज अ सुपरवाइजर आपको क्लस्टर सिखा दिया, PhD हो गया। कल की यूनिवर्सिटी आपको हायर करती, अब उनको गलत फहमी, इनको तमाम मॉडल आते हैं। उन्होंने आपको स्टूडेंट एरिया फैक्टर का आपने कभी किया ही नहीं फैक्टर तो कैसे। अब आपको अपना मार्केटिंग आता है, आपको वो क्लस्टर आता है, तो आप कहेंगे मैं मार्केटिंग का PhD हूँ, मुझसे मार्केटिंग की चीज़ें डिस्कस कर लो। हाँ। तो वो एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि PhD है तो रिसर्च भी सब आता होगा। ये बस ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन कि हर PhD को रिसर्च आती हो, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ज़रूरी। मैं अगर सेफ साइड पे भी जाऊँ तो मैक्सिमम 5 to 10% PhDs हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के अलावा रिसर्च में एक्सपर्टीज है। बाकी सारे अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं, रिसर्च की साइड में बहुत कम लोग। एब्सोल्युटली यस। थैंक यू वेरी मच उस्मान वड़ाई साहब। जैसे कि आप जान रहे थे उस्मान साहब के साथ आप पर्टिकुलरली लिंक्डइन पे मिल सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। बहुत ही बड़े दिल के आदमी हैं और इनका मकसद ये है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूं, हेल्प करूं ताकि वो ग्रो हो सके। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है। आपको लगता है कि आपको कुछ पढ़ना है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस पर एक कोर्स लॉन्च करेगी। उस्मान वड़ाई साहब के जो मल्टीपल कोर्सेज हैं, हम इनसे इजाज़त लेंगे, हम इन्हें कहेंगे आप बताएं ताकि हम आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त कस्टमाइज कोर्स भी लॉन्च कर सकें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए पावरफुल वीडियो के साथ और नए गेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।